गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने भू संतुलन में एरिया और प्राट पढ़ लिया है और आज हम लास्ट वीडियो में आज जो भू संतुलन का लास्ट वीडियो है उसमें देखेंगे हेफर्ड और बोवी, जॉली और आर्थर होम्स की संकल्पनाओं के बारे में शॉर्ट में देखेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हेफर्ड और बोवी का जो मत है आइसोस्टेसी या भू संतुलन के बारे में। उसको अमेरिकी विद्वान है हेफर्ड और बोवी, वो जो है प्राट के विचारों से समानता दर्शाते हैं। अब प्राट के विचारों से आपको समानता दर्शाते हैं, उसका मतलब क्या है कि प्राट क्या बात करते हैं? प्राट बात करते हैं आपकी अलग अलग घनत्व की, विभिन्न घनत्वों की। तो हेफर्ड और बोवी के अनुसार भूभागों का घनत्व उनकी ऊंचाई के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, प्राट क्या बात करते हैं? प्राट कहते हैं कि घनत्व में जो है वो असमानता होती है और गहराई में समानता होती है। मतलब वो लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल की बात करते हैं। तो वैसा ही विचार हेफर्ड और बोवी का भी है। हेफर्ड और बोवी बताते हैं कि अधस्तर में लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है। लगभग 100 किलोमीटर की गहराई के ऊपर क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है। मतलब 100 किलोमीटर से ऊपर ही घनत्व में भिन्नता मिलेगी, उसके नीचे जो घनत्व है वो समान मिलता है। और जो क्षतिपूर्ति तल पर क्या होता है, गुरुत्व विसंगति नहीं पाई जाती। इस तल के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है और नीचे की तरफ घनत्व समान रहता है। ठीक है, इस तल के ऊपर कम घनत्व वाले भूखंडों की ऊंचाई अधिक होती है और अधिक घनत्व वाले भूखंडों की ऊंचाई कम रहती है। एग्जैक्टली वही बात है जो हमने आपको बताई थी प्राट जब पढ़ा रहे थे उस टाइम। अब एग्जाम्पल देख लो, ये समतलोत्तल तल है या लेवल ऑफ कंपनसेशन है। ठीक है, और जो भाग जितना ऊंचा उठा हुआ है उसका घनत्व उतना ही, उसकी डेंसिटी उतनी ही कम है। सर्वाधिक घनत्व तटीय मैदान का है जिसकी ऊंचाई कम है, और सबसे कम घनत्व जो है वो आपका पर्वतों का है, इसलिए उनकी हाइट ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। इससे स्पष्ट क्या होता है? इससे स्पष्ट होता है कि भूखंड या भूस्तंभ ऊंचे हैं वे हल्के पदार्थों से बने हैं, और जो भूखंड नीचे हैं जिनकी हाइट कम है वे अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। और इन सब का जो भार है वो समतोल तल या लेवल ऑफ कंपनसेशन पर समान रहता है या संतुलन में रहता है। ठीक है, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए बोवी ने एक प्रयोग किया। वही प्रयोग है, इसमें क्या है, उन्होंने भिन्न भिन्न घनत्व वाले धातुएं ली, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता। ठीक है, बहुत से लिए जो जिनका क्या था, जिनकी मोटाई बराबर थी और असमान लंबाई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन सबको पारे के भरे बर्तन में तैराया, और तैराने पे देखते हैं कि सभी टुकड़ों का निचला जो तल है वो समान था, जिसको ये बोलते हैं कि लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल या समतोल तल। और उसके ऊपर उन टुकड़ों के घनत्व की भिन्नता के कारण उनकी ऊंचाइयां बाहर अलग अलग निकली हुई थी। ठीक है, अब देखोगे कि इन सबको, इन टुकड़ों को यदि आप ये जो मरकरी का वो है, मरकरी में डुबाते हो तो प्रत्येक टुकड़ा, उनका जो नीचे वाला तल है वो समान ऊंचाई तक, समान गहराई तक डूबा रहता है। और ये जो पदार्थ हैं ये अपनी घनत्व के आधार पर बाहर निकले रहते हैं। तो जो सबसे हल्का है, पायराइट सबसे हल्का है, तो वो क्या होता है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचाई तक रहता है। और जो जिसका घनत्व कम है, वो ऊंचा रहता है, और जिसका घनत्व ज़्यादा है वो आपको बाहर रहता है। ठीक है, तो बोवी ने ये प्रयोग करके समझाया अपने विचार को। इस प्रकार इस प्रयोग से उन्होंने स्पष्ट किया कि समान क्षेत्रफल के नीचे समान भार होता है, इक्वल मास अंडर इक्वल सरफेस एरिया। और इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि विभिन्न आयतन और विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ क्षतिपूर्ति तल पर एक दूसरे से संतुलित रहकर स्थिर अवस्था में रहते हैं। इसी को उन्होंने कहा कि यही भू संतुलन है, यही आइसोस्टेसी है। ठीक है, तो इसमें याद रखने की बात यह है कि जो हेफर्ड और बोवी का विचार है वो प्राट के विचारों से समानता दर्शाता है, और ये बात करते हैं लेवल ऑफ कंपनसेशन की या क्षतिपूर्ति तल की, और जिसकी गहराई ये बताते हैं 100 किलोमीटर। ठीक है, इसके आलोचना में वही आलोचना है कि ये गहराई इन्होंने क्षतिपूर्ति तल की थोड़ी सी ज़्यादा बताई है, 100 किलोमीटर के आसपास बताई है, और इस गहराई पर भूखंडों की जड़ें अपने मूल अवस्था में नहीं रह पाती। क्यों नहीं रह पाती?
क्योंकि आप तापमान में जाओगे तो नीचे जाओगे तो तापमान में प्रति 32 मीटर पे आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी प्रकार इस कारण से क्या होगा कि 100 किलोमीटर की गहराई पर आप जाएंगे तो तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो चट्टानें हैं वो ठोस अवस्था में ही नहीं रह पाएंगी। तो ये इनके मत की आलोचना है। यही आलोचना हमने करी थी जब हम पढ़ रहे थे एरी को। तो एरी ने तो लगभग 80,000 मीटर की गहराई तक चली जाती हैं उसकी जड़ें, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर भी 100 किलोमीटर ये जो लेवल ऑफ कंपनसेशन बता रहे हैं वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। ये आप देखोगे लेवल ऑफ कंपनसेशन जो हैफर्ड बोलते हैं, मतलब ये लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल के जो नीचे है वो घनत्व में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ऊपरी भागों में, उसके तल के ऊपर वाले भागों में घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। हैफर्ड और बोवी के अनुसार सभी भूस्तंभ ऊर्ध्वाधर अवस्था में होते हैं। दूसरी आलोचना जो है वो सभी जो भूस्तंभ है वो ऊर्ध्वाधर अवस्था में होते हैं, लेकिन आप देखोगे तो चट्टानों का जो विश्लेषण करते हैं तो लगता है कि उनमें क्षैतिज स्तरीकरण पाया जाता है, ना कि उनमें ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण पाया जाता है। जो घनत्व में भिन्नता है वो आपको क्षैतिज रूप में देखने को मिलती है, ना कि ऊर्ध्वाधर रूप में देखने को मिलती है। तो ये जो है दूसरी इनकी आलोचना का आधार है। अब हैफर्ड और बोवी के बाद में हम देखते हैं जॉली का क्या कंसेप्ट है, जॉली का क्या व्यू है। जॉली ने हैफर्ड और बोवी के क्षतिपूर्ति तल की अवधारणा का खंडन किया, क्योंकि इसी आधार पर उसकी आलोचना कर रहे हैं हम कि वो जो क्षतिपूर्ति तल है वो बहुत बड़ा है, 100 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पॉसिबल नहीं है। तो जॉली क्या कहते हैं कि ये जो लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल है वो 100 किलोमीटर का नहीं है, वो लगभग 16 किलोमीटर मोटी परत है। एक तल भी नहीं है, ये क्या है, एक बहुत बड़ा जोन है। ठीक है, ये कोई एक रेखा नहीं है, तल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको वो कहते हैं जोन ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति कटिबंध। इसमें क्या होता है, इस परत में विभिन्न घनत्व वाले भूस्तंभों का निचला तल एक समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। उनकी मान्यता थी कि सियाल जो है, जो महाद्वीप जिससे मिलके बने हैं, तथा उसके विभिन्न भूस्तंभ इस परत में हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाकर तैर रहे हैं। मतलब जो सियाल या जो आपके महाद्वीपीय भाग हैं वो इस जोन ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति कटिबंध में जलीय संतुलन के माध्यम से उसमें तैर रहे हैं। ये तो जॉली का ये इन्होंने एडिशन किया हैफर्ड और बोवी के विचार में। इस प्रकार जॉली ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन के आधार पर समतोलन तल या लेवल ऑफ कंपनसेशन की इन्होंने व्याख्या की। ठीक है, उन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु पानी पर तैरती है तो वो अपने भार के बराबर पानी को हटा देती है। इस प्रकार जॉली और एरी के मतों में भी समानता आप देख सकते हैं, क्योंकि एरी का मत है वो फ्लोटेशन के प्रिंसिपल पे, फ्लोट करने के प्रिंसिपल पे आधारित है, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत से प्रभावित है। ठीक है, तो जॉली का मत लेवल ऑफ कंपनसेशन की बात भी करता है। लेवल ऑफ कंपनसेशन की जगह वो किसकी बात करता है, जोन ऑफ कंपनसेशन की, क्षतिपूर्ति कटिबंध की, और साथ ही वो तैराव के सिद्धांत में भी अपना विश्वास व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये हो गया जॉली की समस्थिति की संकल्पना। देखिए, लाइन ऑफ कंपनसेशन की जगह पे वो बात करता है जोन ऑफ कंपनसेशन की। मतलब एक 16 किलोमीटर का क्षेत्र है जिसमें ये जो पदार्थ हैं वो आपके जो क्रिस्टल भाग है वो डूबा हुआ है। ठीक, तो ये आपका हो गया जॉली की संकल्पना। तीसरा जो लास्ट है हमारा वो है आर्थर होम्स का व्यू। अब देखिए, एरी के जैसा ही इनका व्यू है, एरी के समान ही होम्स का भी ये मत था कि ऊंचे उठे भूभाग न केवल हल्के पदार्थों से निर्मित है, बल्कि अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए इनका अधिकांश भाग सबस्ट्रेटम या अधोस्तर के नीचे डूबा हुआ है। मतलब प्रत्येक भाग है वो अपने ऊंचाई के आधार पर अधोस्तर में डूबा रहता है। होम्स ने भूकंपीय तरंगों या सेस्मिक वेव्स के प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी की संरचना में बहुत सारी परतें बताई। जैसा कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में होम्स का मत पढ़ा था, सियाल सीमानिफे। ठीक है, ये कहते हैं कि पर्वतों के नीचे सियाल परत जो है वो 40 किलोमीटर गहरी होती है, जबकि मैदानों के नीचे ये 10 या 12 किलोमीटर होती है, और सागरीय तलों पर तो ये लगभग अनुपस्थित ही मिलती है। इस आधार पर उन्होंने कहा, इस आधार पर होम्स का मत ये स्पष्ट
करता है कि जो भूभाग ऊंचे उठे हुए हैं उनकी स्थिरता और संतुलन के लिए उनके नीचे अधिक गहराई तक कम घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन निम्न भूभाग वालों जिनकी हाइट कम है, जिनकी ऊंचाई कम है, वहाँ पर जो है अधिक घनत्व वाला पदार्थ पाया जाता है। तो ये होम्स का जो मत है वो एरी के मत के ज़्यादा निकट दिखाई देता है। आप देखोगे कि रूट्स हैं ये, सियाल जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सियाल जिसकी डेंसिटी कम है उसकी रूट्स गहरी हैं, और दूसरे जो भाग हैं उनकी जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है उनकी जो रूट्स हैं वो थोड़ी कम गहरी हैं। तो इस प्रकार होम्स का मत किसके नज़दीक है? एरी के नज़दीक है। ठीक है, तो ये हमने देखा हफर्ड और बोवी का विचार, जोली का विचार, और लास्ट में हमने देखा आपका होम्स का विचार। तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भूसंतुलन है या आइसोस्टेसी है वो क्या है, और किस प्रकार से अलग अलग भूगर्भशास्त्रियों ने, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने इस संबंध में अपने मत व्यक्त किए हैं। और कंपैरिजन जब हम पढ़ेंगे तो हमें एरी और प्राट को अच्छे से पढ़ना है, साथ ही उन दोनों की जब आलोचना करेंगे तो जो अन्य विचार हैं, चाहे हेफर्ड और बोवी का हो, जोली का हो या होम्स का हो, तो उसको हमें उसमें इंक्लूड करना है कि उनके विचारों को किस प्रकार से अन्य भूगोलवेत्ताओं ने एक नया विचार या नया डायमेंशन दिया। ठीक है, तो इसके ये हमारा आज ख़त्म होता है आइसोस्टेसी। अगली क्लास में हम देखेंगे आपका वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है और जो प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी है उसके बारे में। थैंक यू।